सभी को नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर पिछले कुछ दिनों में मैंने संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से भास, कालिदास और भवभूति, इन तीन महाकवियों का नाट्यशास्त्र से क्या संबंध रहा है, इस प्रश्न को लेकर वक्तव्य या विमर्श अपना प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में एक बड़े महाकवि और संस्कृत नाटककारों की प्रथम पंक्ति में गणनीय राजशेखर आते हैं। राजशेखर का नाट्यशास्त्र से क्या संबंध है, इस पर हम विचार करेंगे। भभूति के कुछ पश्चात राजशेखर हुए। 10वीं शताब्दी लगभग उनका समय है। उनके संबंध में अन्यथा भी मैं चर्चा करता रहा हूँ। अवंती सुंदरी उनकी पत्नी थी, जो एक प्रखर विचारक भी थी और काव्यशास्त्र की अनेक प्रचलित मान्यताओं का प्रत्याख्यान करते हुए उन्होंने निर्भीक होकर अपने मंतव्य रखे। चौहान कुल, चाहुमान कुल, मौली मालिया, ऐसा प्राकृत में कर्पूर मंजरी में उनका परिचय देते हुए राजशेखर ने लिखा है कि चौहान कुल की मौली मालिका वो है। और राजशेखर स्वयं यायावर ब्राह्मण थे। उनके पितामह अच्छे कवि थे, अमात्य रहे थे। और राजशेखर ने अपनी प्रतिभा से संस्कृत साहित्य के आकाश में एक उज्ज्वल नक्षत्र के रूप में अपना स्थान बनाया। 4 उनके लिखे हुए रूपक प्राप्त होते हैं: बाल रामायण, बाल भारत, विद्यशाल भंजी का नाटिका और कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ सट्टक। नाटिका को ही यदि प्राकृत भाषा में लिखा जाए तो सट्टक हो जाता है, सट्टक उपरूपक कहा जाता है। इन 4 नाट्य रचनाओं के अतिरिक्त काव्य मीमांसा प्रसिद्ध ग्रंथ है राजशेखर का, जो अपूर्ण मिलता है। पर जितना उसका प्रथम अधिकरण प्राप्त होता है, उससे कितने बड़े विचारक काव्यशास्त्र के क्षेत्र में राजशेखर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने किसी एक प्रस्थान का आग्रह न करके एक समेकित सर्वांगीण दृष्टि प्रस्तुत की और व्यावहारिक समीक्षा का पथ प्रशस्त किया संस्कृत काव्य मीमांसा के क्षेत्र में। यह उनकी काव्य मीमांसा ग्रंथ से उनके काव्य मीमांसा ग्रंथ से विदित होता है। प्राकृत में सट्टक राजशेखर ने लिखा और यह पहला उपलब्ध सट्टक है भारतीय साहित्य में प्राकृत भाषा में जो प्राप्त होता है। इसके पहले यदि सट्टक लिखे गए हैं तो वे प्राप्त नहीं होते, और लिखे भी गए हैं या नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। राजशेखर के पश्चात अनेक सट्टक लिखे गए प्राकृत भाषा में। इस प्रकार से राजशेखर सट्टक विधा के प्रवर्तक रचनाकार हैं, यह भी हम कह सकते हैं। और प्राकृत भाषा में वे एक रूपक लिख रहे हैं। नाटिका की ही भाषा यदि प्राकृत हो जाए तो सट्टक बन जाता है, अन्यथा अन्य कोई अंतर नहीं है। इससे हम यह जान सकते हैं कि लोक भाषा, लोक कला, लोक साहित्य के प्रति राजशेखर का रुझान है। और इस दृष्टि से बहुत रोचक विषय हो जाता है कि नाट्यशास्त्र से उनका क्या संबंध है। संस्कृत के वे प्रकांड पंडित हैं, भाषा पर असाधारण अधिकार है, प्राकृत भाषा में भी लिख रहे हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी भाषा तो प्राकृत है और संस्कृत में वे अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए लिख रहे हैं। राजशेखर की अपनी भाषा भी संस्कृत ही है, प्राकृत उनकी भाषा नहीं। नहीं तो कर्पूर मंजरी नाम क्यों रखते, कप्पू मंजरी रख देते प्राकृत में नाम। और कर्पूर मंजरी जो प्राकृत में सट्टक लिखा है, उसके भी सारे नाट्य निर्देश तो संस्कृत में ही है। नाट्यकार जो अपने निर्देश दे रहा है वो तो संस्कृत में ही है। पात्र प्राकृत भाषा बोलते हैं तो प्राकृत में लिख दिया, उनकी अपनी भाषा संस्कृत है। प्राकृत स्वयं जन समाज से बहुत दूर होती चली जा रही है। 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद प्राकृत जनभाषा नहीं रह गई, नव्य भारतीय भाषाएं आ गई 9वीं शताब्दी से। इसलिए प्राकृत जनभाषा रही है और संस्कृत जन समाज से दूर हो गई, ये बड़ी मिथ्या धारणा है। संस्कृत तो जन समाज से निकट बनी रही।
प्राकृत उसकी अपेक्षा अधिक दूर हो गई, क्योंकि प्राकृत की संस्कृत छाया के द्वारा प्राकृत समझी जा रही है। और तब से लगा करके आज तक प्राकृत की संस्कृत छाया के द्वारा ही हम प्राकृत समझते आ रहे हैं। वो एक प्रयास किया जा रहा है प्राकृत को रिवाइव करने का, और कोई एक प्राकृत तो है नहीं। 50 तरह की प्राकृत भाषाएं हैं, और वे चूंकि जन भाषाएं थीं, जन भाषाएं जल्दी विलुप्त होती हैं। जितनी जन भाषाएं थी बहुत जल्दी विलुप्त होती चली गई। अब जो जन भाषाएं इस समय की हैं वे भी कितनी जल्दी बदल रही हैं। इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं है। हम नाट्यशास्त्र और राजशेखर का क्या संबंध है, इस पर चर्चा हम करेंगे। और राजशेखर को नाट्य परंपराओं का ज्ञान है, बड़े पंडित हैं, नाट्यशास्त्र उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है। पर जो लोक परंपराएं हैं उनका भी उनको ज्ञान है, और लोक और शास्त्र का सहभाव, उसके वे प्रतिनिधि रचनाकार हैं कि नाट्यशास्त्र की समझ है, संस्कृत नाटक की परंपरा को अच्छी तरह जानते हैं, कालिदास को अच्छी तरह से समझते हैं, उद्धृत करते हैं संस्कृत के श्रेष्ठ महाकवियों को अपनी काव्य मीमांसा में। और उनके सामने एक मंदिर की रंगशाला भी है जो भवभूति जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं कि कालप्रियनाथ के मंदिर की यात्रा में, यात्रा महोत्सव में उनके नाटक खेले जाते हैं। तो उस नाट्यशाला का भी प्रभाव राजशेखर के रंगमंच पर, रंगमंच की परिकल्पनाओं पर पड़ता है, और लोक नाट्यों का भी प्रभाव हम उनके ऊपर देखते हैं। यह तो कर्पूर मंजरी की जो प्रस्तावना है उसमें राजशेखर सूत्रधार के मुंह से हमारी नटमंडली के लोग क्या क्या कर रहे हैं इसका वर्णन कराते हैं। वो बड़ा ही अ, रोचक है, बड़ा आकर्षक है, और इस तरह का वर्णन अन्य किसी नाट्यकार ने नहीं कराया है। किम उण नट्ट पौत्तो व्यदिसति अम्माणम कुशीलवाणाम जनो। हमारे कुशीलव लोग क्या नाट्य में प्रवृत्त होते हुए दिख रहे हैं। जदो एक का पत्रेयाई सी आई उच्चणे दी। एक कोई नटी वो सिंचाई जो शाल दुकूल हैं उनको चुन रही है। ईरा कुसुमावलियो गुम्फे दी। कोई फूलों की माला गूंथ रही है। अन्ना पटी सीसा आई पटी सारे दी। एक प्रतिशीर्षक जो मुखोटे हैं मस्तक से लेकर यहाँ तक लगाने वाले, नाट्यशास्त्र के आहार या अभिनय अध्याय 21वें अध्याय में भरतमुनि ने प्रतिशीर्षक बताए हैं। तो प्रतिशीर्षक फैला रही है कि लोग आकर के अपने अपने प्रतिशीर्षक मुखोटे लगाएंगे जो अभिनेता हैं। ऐसो वंशो ठावितो ठाणे। यह वंश स्थापित कर दिया, जर्जर से आशय हो सकता है, या वंशी जो कुतप है, वेदी है, गायक वादकों के बैठने की, उस पर ले जा करके रख दी गई है, यह दूसरा अर्थ हो सकता है। इयम वीणा पटिसारी यदि, यह वीणा ला करके रख दी गई। इमे तिण्णवी मेयंगा सज्जी अंती, ये तीनों मृदंग यहाँ सजा करके रख दिए गए। ऐसा पक्षुजाणम हड़वड़ो सुनी यदि, यह पक्षवाद्य पखावज के बोल सुनाई दे रहे हैं। एदम ध्रुवगीतम आलवी यदि, ये ध्रुवागीत शुरू हो गया। ये पूर्व रंग है, और ये लोक का पूर्व रंग है। भरतमुनि जो नाट्यशास्त्र में पूर्व रंग बताते हैं, प्रत्याहारो अवतरणम आश्रावणा इत्यादि 19 अंग बताते हैं, बड़े विधिवत अनुष्ठानिक विधि से किए जा रहे हैं। यहाँ तो पूर्व रंग स्वतः होता चला जा रहा है। ये पूर्व रंग में जो अंग बताए हैं भरतमुनि ने, वो स्वतः यहाँ हो गए कि वीणा ला करके रखी जाएगी, यह एक अंग होगा। वाद्य ला करके रखे रखे जाएंगे। तो ये प्रत्याहार अवतरण इत्यादि अंग जो स्वतः यहाँ होते चले जा रहे हैं, यह लोक क्रियाओं के द्वारा हो रहे हैं। तो बड़ा सजीव चित्रण है। कुशीलवों के द्वारा नाट्य प्रस्तुति के पूर्व क्या तैयारी की जा रही है नेपथ्य में, उसको देख देख करके सूत्रधार दर्शकों को बताता है कि ये तैयारी चल रही है हमारी। तो एक भिन्न रूप पूर्व रंग का प्रस्तुत करते हैं राजशेखर, और एक समानांतर रंगमंच की सूचना भी यहाँ देते हैं कि यह भरतमुनि का ठीक ठीक हूबहू रंगमंच नहीं है। और सारा शास्त्रीय ज्ञान राजशेखर का उसके होते हुए वे भरतमुनि का भी उल्लेख करते हैं। नाट्यशास्त्रकार भरतमुनि का उल्लेख बाल रामायण में करते हैं, लेकिन कोहल और द्रोहिणी का उल्लेख भी करते हैं। तो ये नाट्यशास्त्र की 3 परंपराओं से परिचित हैं। इन 3 परंपराओं की चर्चा भी मैं नाट्यशास्त्र पर अपने वक्तव्यों में और अपने लेखन में करता रहा हूँ। भरतमुनि का तो नाट्यशास्त्र है ही,
लेकिन एक कोहल का नाट्यशास्त्र है जो लुप्त हो गया, लेकिन भरत मुनि ने कहा था कि कोहल एक नाट्यशास्त्र बनाएंगे। शेषम उत्तर तंत्रेण कोहलस्तु करिष्यति। यह अंतिम अध्याय में भरत मुनि की ही घोषणा है और कोहल के नाम से नाट्यशास्त्र मिलता भी है, हालांकि वो परवर्ती ग्रंथ है। मूल कोहलीय नाट्यशास्त्र तो लुप्त हो गया, पर एक द्रुहिण का नाट्यशास्त्र था जिसका अनुवर्तन कदाचित सुबंधु ने किया अपने नाट्यशास्त्र में दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और भास ने अपने नाटक तदनुसार लिखे। इस पर मैं विचार कर चुका हूँ। ये तीन परंपराएं नाट्यशास्त्र की, तो तीनों को राजशेखर ने अपने एक नाटक में ही शास्त्रकारों के रूप में उपस्थित करा दिया कि आचार्य भरत भी हैं, कोहल भी हैं और द्रोहिणी भी है। नाट्यशास्त्र के कर्ता और प्रवक्ता के रूप में कोहल का उल्लेख जो अभिनव भारती में और अनेक नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में आता है, उनको बाल रामायण में एक पात्र के रूप में उपस्थित करा देते हैं कि कोहल के नाट्य निर्देशन में नाटक खेला जाएगा। नाटक के भीतर यहाँ भी नाटक होता है। और बाल रामायण में गर्भांक में रावण के आगे एक नाटक खेला जा रहा है। उसमें आचार्य द्रोहिणी द्रोहिणी अप्सराओं और 100 पुत्रों को लेकर लंकापुरी में आ गए हैं, और भरत के 100 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर द्रोहिणी के 100 पुत्र बता दिए गए हैं, और कोहल भी यहाँ पर नाट्य का निर्देशन कर रहे हैं। तो भरत का नाट्यशास्त्र जानते हैं, फिर भी उसके संप्रदाय से सुपरिचित होकर भी राजशेखर बार बार उसकी लीक को छोड़ करके एक दूसरी लीक पकड़ते हैं, क्योंकि उनके सामने नाट्यशास्त्र के अन्य संप्रदाय हैं और लोकनाट्य की बड़ी समृद्ध परंपरा भी उनके सामने है। फिर जो सीता स्वयंवर नामक नाटक रावण की राजसभा में खेला जा रहा है, उसके प्रणेता भरत मुनि हैं, प्रयोक्ता उसके भरत मुनि हैं, लेकिन उसकी प्रस्तावना सूत्रधार के रूप में कोहल करते हैं, और द्रोहिणी का नाट्यशास्त्र तदनुसार यह नाटक हो रहा है। कि तीनों परंपराएं यहाँ पर उन्होंने उपस्थित कर दी हैं। भरत के नाट्यशास्त्र के समानांतर तत्परिपोषक और तत्विलक्षण नाट्यशास्त्र के सबसे बड़े प्रवक्ता प्रयोक्ता प्रयोजिता आचार्य कोहल हैं। तो कोहलीय नाट्यशास्त्र भी राजशेखर ने देखा होगा, यह इससे प्रतीत होता है। और भरत मुनि का जो रंगमंच है वो बड़ा परिष्कृत रंगमंच है, उदात्त रंगमंच है। सारी सूक्ष्म प्रविधियां, अत्यंत भाव प्रवण अभिनय की प्रविधियां, कलात्मक परिष्कार और उदात्त सौंदर्य बोध, उसकी सारी मीमांसा भरत मुनि नाट्यशास्त्र में अपनी अभिनय प्रविधियों के द्वारा और अपने अभिनय सिद्धांतों के द्वारा करते हैं। जबकि कोहल उपरूपकों के बड़े सिद्धांतकार हैं। उनके तो उपरूपकों के लक्षण ही, उपरूपक शब्द भले ही बाद में आया हो, लेकिन रत्न प्रबंध नाम से उनके उपरूपकों के लक्षण अभिनव भारती में आचार्य अभिनव गुप्त उद्धृत करते हैं, हेमचंद्र कोहल को उद्धृत करते हैं, अन्य अनेक आचार्य कोहल को उद्धृत करते हैं। उनके ग्रंथ से परिचित है, उनके ग्रंथ से उद्धरण दे रहे हैं ये आचार्य। तो राजशेखर तो कोहल को उद्धृत करने वाले अनेक बात के आचार्यों से बहुत पहले हैं, उनको तो उपलब्ध होगा ही कोहल का ग्रंथ। तो यह कोहल की जो लोकाभिमुख नाट्य परंपरा है, उससे भी वे परिचित हैं और भरत मुनि से भी परिचित हैं। कोहल के वे अधिक निकट प्रतीत होते हैं और कोहल को सूत्रधार के रूप में उपस्थित कराते हैं, पर भरत के प्रति पूरी श्रद्धा भी है। तो कोहल तो स्वयं भरत मुनि के शिष्य हैं, और यहाँ जो गर्भांक में नाटक खेला जा रहा है, सीता स्वयंवर रावण की राजसभा में, उसमें कोहल के मुख से भरत मुनि को नाट्य विश्व का प्रजापति घोषित करते हैं। तत्र भवतः परमेष्ठिनो मानस भुवः प्रथम पुत्रस्य नाट्य योनेर भरताचार्यस्य कृतिरभिनवम सीता स्वयंवरम इति नाटकम। भरत मुनि के द्वारा रचा हुआ यह सीता स्वयंवर नाटक है, और कौन है भरत मुनि के? वे मानस भू, जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, उनके प्रथम पुत्र हैं। परमेष्ठी मानस भू के प्रथम पुत्र हैं। यह बाल रामायण के तृतीयांक में गर्भ नाटक की प्रस्तावना में कहलवाते हैं। तो भरतोपजीव्यता, भरत का उपजीव्य होना और भरतातिक्रमण, दोनों प्रवृत्तियां राजशेखर के चारों रूपकों में, नाटकों में परिलक्षित होती हैं। नांदी पद्य जो उन्होंने इस गर्भ नाटक में कोहल के मुख से प्रस्तुत कराया है, उसमें भरत मुनि की नांदी के लक्षण सारे सत्यापित होते हैं। कर्पूर एव दग्धोपि शक्तिमान्यो जने जने नमः श्रृंगार बीजाय तस्मै कुसुम धन बने। यह नांदी उन्होंने अनुष्टुप छंद में प्रस्तुत कराई। सुंदर श्लोक है।
कपूर की तरह जल जाने के पश्चात भी अपनी शक्ति प्रकट करता रहता है। श्रृंगार के बीज कुसुम धनवा उसको नमन करते रहते हैं और स्वयं कहते हैं, द्वादश पदे यम प्रवर्तिता नांदी, द्वादश पदा नांदी यह करा दी गई। तो नाट्यशास्त्र के लक्षण जानते हैं, पर ध्रुवाओं का प्रयोग कैसे होगा यह बताते हैं। तो ध्रुवाएं तो संस्कृत नाटकों में नहीं मिलती, पर यहाँ राजशेखर ने ध्रुवाएं जोड़ी हैं और ध्रुवा की बड़ी प्रशंसा की है। ध्रुवा ही नाट्यस्य प्रथमे प्राणा, ध्रुवा तो पहला प्राण है नाट्य का, और यह ध्रुवा गाई जा रही है। प्रथयति पात्र विशेषान सामाजिक मनांसि रंजयति, अनुसंदधाति च रसान् नाट्य विधाने ध्रुवा गीति। ध्रुवा की प्रशंसा करते हुए इस नांदी में कहलवाया सूत्रधार के मुंह से कि पात्र विशेष का परिचय दिला दिया जाता है ध्रुवा से, सामाजिकों का मन रंजित हो जाता है और रसों का अनुसंधान हो जाता है। नाट्य विधान में ध्रुवा गीति का बड़ा महत्व है। बाल रामायण में, बाल भारत, इन दोनों रूपकों में राजशेखर ने यह श्लोक ध्रुवा गायन कराते हुए ध्रुवा की प्रशंसा में कहलवाया। ते ध्रुवा गीत इस प्रकार से होंगे, यह राजशेखर बताते हैं। ध्रुवाएं अपने नाटकों में जोड़ते भी हैं। फिर कुछ अन्य प्रकार के रूपकों का, उपरूपकों का, लोकनाट्यों का समावेश वे अपने रूपकों में, अपने नाटकों में करते हैं। कठपुतली नृत्य दिखा देते हैं। विद्य भंजिका में तो शालभंजिका का अर्थ ही कठपुतली है, और बाल रामायण में कठपुतली नाट्य को बड़ा चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करा दिया राजशेखर ने। रावण की राजसभा में सीता का पुतला लाया जाता है, कठपुतली के रूप में सीता लाई जाती है, जो बड़ी सुंदर बनाई गई है। उसका जो वर्णन किया है, सूतधार चलतदारु गात्री, गात्री यम यंत्र जानकी, वक्रस्थ सारिकालापा। ये सूत्रधार इसको चला रहा है, यंत्र जानकी है। यह यांत्रिक ढंग से चलने वाली, चलाई जाने वाली कठपुतली है, सीता की कठपुतली यह है। और वक्रस्थ सारिकालापा, इसके मुंह के अंदर मैना को रख दिया गया, वो मैना बोलती है। यह कुछ चमत्कार पूर्ण कल्पना उन्होंने की है, ऐसा तो थोड़ा कठिन है। पीछे से महिला पात्र कोई बोलते हैं, कठपुतली चलाई जाती है, तो संभव हो सकता है। पर राजशेखर की कल्पना है या संभव है ऐसा कराया जाता हो। इस प्रकार की बड़ी कठपुतलियां बनाई जाती हों, जिनमें कि तोता और मैना भी अंदर रख दिए जाते हों और वो संवाद उनसे कराए जाते हों। तो यह कठपुतली नाट्य जो 9वीं-10वीं शताब्दी में राजशेखर ने देखे होंगे, उनको उन्होंने जोड़ दिया अपने बाल रामायण में। रावण की राजसभा में सीता की कठपुतली लाई गई उनके, रावण महाराज के चित्त रंजन के लिए। तो सीता स्वयंवर नाटक भी खेला गया, और असम पराक्रम नाम का अंक है आगे बाल रामायण में। सारे अंकों के उन्होंने नाम दिए, सब लीला नाट्य हैं, और पूरा नाटक 10 अंकों का महानाटक है, वो एक साथ खेला ही नहीं जा सकता। अलग अलग लीलाएं हैं एक एक अंक में, और वो उनका लीला नाट्य का स्वरूप भी है। यह भी राजशेखर के रूपकों में, नाटकों में भरत मुनि की परंपरा के समानांतर एक अन्य परंपरा है, जो कि मंदिर में जो लीला नाटक खेले जाते थे, तदनुसार उन्होंने नाटक लिखे हैं। उसमें सूत्रधार बीच बीच में आकर के घोषणा भी करते हैं, अतः परम परशुराम रावणीयो भविष्यति। ये परशुराम और रावण का संवाद जहाँ दिखा रहे हैं, वह अब लीला खेली जाएगी, ये सूत्रधार आकर के और घोषणा करता है। तो यह चरचरी नाट्य वे प्रस्तुत करा देते हैं। चरचरी उपरूपकों में कहीं कहीं चर्चित है बाद के शास्त्रकारों में, पर राजशेखर ने तो चरचरी प्रस्तुत करा दी। चरचरी कैसे होगी? या चाचर गीत, लोकगीत भी गाए जाते हैं समाज में। चरचरी उसका एक प्रोटोटाइप है, उसका आद्य रूप है, और चरचरी लोकनाट्य है, चरचरी उपरूपक है। तो कर्पूर मंजरी में चरचरी उपस्थित हो जाती है, और उसमें कई तरह की नर्तकियां अलग अलग समूहों में पूरे रंगमंच पर बिखर जाती हैं, और नृत्य नाट्य वे कर रही हैं। लास्य करते हुए मणिभाजन और यंत्र जल से एक नर्तकियों का समूह पिचकारियों से रंग छिड़क रहा है। यह एक समूह में नृत्य के साथ किया जा रहा है। विचित्र बंध पूर्वक 32 नर्तकियों का आंगन में तालानुगत चरणों के साथ दंडरास किया जा रहा है, दांडिया रास। और दंडरासक उपरूपकों में भी शास्त्रकारों ने, जय सेनापति ने नाट्य रत्नावली में, अन्य शास्त्रकारों ने दंड रासक बताया है, वो दांडिया रास है। तो दांडिया रास भी उन्होंने करा दिया। बहुत बड़ा विशाल कोई खुला प्रांगण है, उसमें बाल रामायण खेला जा रहा है, बहुत बड़ा रंगमंच है।
किसी मंदिर के किसी अहाते में खेला जा रहा है और पूरी बड़ी ज़मीन का, भूमिखंड का उन्होंने उपयोग कर लिया रंगमंच के लिए, जिसमें कि बहुत सारे नाट्य नर्तक समूह आ गए इस कर्पूर मंजरी में, इस अंक में। और कोई पिचकारियों से रंग छिड़कने का नाट्य कर रहे हैं, वो एक समूह है। कोई 32 नर्तकियां हैं जिसमें कि डांडिया रास वो कर रही हैं, और मयूर पिच्छ धारण करके पुलिंद नृत्य कर रहा है एक तीसरा ग्रुप, तीसरा समूह, वो एक लोकनाट्य हो रहा है। और एक प्रतिशीर्षक धारण करके श्मशान का नृत्य कर रहे हैं, निशाचरियों का नृत्य कर रहे हैं, ये चौथा समूह है। और हुडुक्का और मर्दल के साथ छल्ली या चल्ली, चलित नाट्य हो सकता है जो कालिदास ने मालविका से कराया, पर उसमें चल्ली शब्द है, वह नृत्य कर रही हैं कुछ नर्तकियां। योगिनी वलय नर्तन केली, यह एक नृत्य नाट्य है, यह कर रही हैं। और विचित्र वेश में हास्यपूर्ण नृत्य कुछ कर रहे हैं। इस तरह से 7 समूह इतने बड़े लोकेल में, इतने बड़े भूमिखंड में बिखेर दिए। और कितने सारे दर्शक होंगे, हजारों हजारों दर्शकों के सामने ये नाटक खेले जाते होंगे, क्योंकि ये अलग प्रकार के नाट्य हैं। तो ये कर्पूर मंजरी जो सट्टक राजशेखर ने खेला, बहुत महान कविता उसमें नहीं है, लेकिन लोकनाट्य में लोक रंजन के लिए किस तरह से क्या क्या प्रविधियां अपनाई जा रही हैं, ये राजशेखर इसकी कला खूब जानते हैं। तो ये सब उन्होंने उपस्थित करा दिया उसमें। और इस तरह के बहुत सारे प्रयोग राजशेखर करते हैं। विस्तार से वर्णन करने का यहाँ समय नहीं है। मेरे नाट्यशास्त्र विश्वकोश है, उसमें छलितक और अन्य जो लोकनाट्य हैं जो यहाँ सूचित हैं, मयूर नृत्य आदि है, छलित है, इन सब के लक्षण देखे जा सकते हैं। डांडिया रासक जिसको दंडरास कहा है, उसके भी लक्षण उसमें देखे जा सकते हैं। और विद्याशाल वंजिका में नायिका कंदुक क्रीड़ा करती हुई आती है, तो कंदुक नृत्य उसके साथ होने लगता है। अमंद मणि नूपरक पणन चारु चारी क्रम गेंदु अकेली तांडवम, ऐसा उसका वर्णन किया है। सुंदर कविता, अच्छी शब्दों की झड़ी के साथ में, सनुप्रास पदावली के साथ में राजशेखर यहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो यह देशज परंपराओं से परिचय के साथ में राजसभा और उसका रंगमंच, उसका भी कुछ अनुवर्तन है। फिर राजसभा और उसके रंगमंच से बाहर आकर के एक बड़े रंगमंच से जुड़ने का यत्न भी राजशेखर में है। और भरत का अतिक्रमण बहुत करते हैं, भरत मुनि द्वारा निषिद्ध दृश्यों को खूब दिखाते हैं। यह इस तरह का रंगमंच रहा होगा लोकनाट्य, जिसमें धड़ल्ले धड़ल्ले से बेहिचक बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जिनका कि निषेध भरत मुनि ने अभिजात रंगमंच की दृष्टि से, परिष्कृत रुचि की दृष्टि से करा दिया। स्नान करती हुई नायिका को कर्पूर मंजरी में मंच पर वो ले आते हैं। शयन या उत्सपनायित के दृश्य खूब दिखाते हैं। भास और भभूति के बाद यह दुस्साहस शयन का दृश्य दिखाने का राजशेखर ने किया है विद्रशाल भंजिका में। और भी इस तरह के निषिद्ध दृश्य वो दिखाते हैं। परशुराम और रावण को हथियार लेकर के और जूझते हुए दिखा देते हैं। यह सब युद्ध के दृश्य न दिखाए जाएं। इस प्रकार से ये जो पूरे निर्देश हैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, नामवरक ग्रहणम, रंगे न स्नानम न विलेपनम, नांजनम नांगरागश्च केश संयमनम, तथा इनका उल्लंघन राजशेखर करा देते हैं। और नाट्य प्रयोक्ताओं से निरंतर संवाद राजशेखर ने रखा। भभूति के बाद सुस्पष्ट संकेत जो नट मंडलियां हैं उनके साथ अपने संपर्क के देने वाले नाट्यकार राजशेखर हुए। भभूति तो स्पष्ट लिखते ही हैं कि कालप्रिय नाथ की यात्रा महोत्सव में जो नाट्य खेलने वाले सूत्रधार हैं, वो उनके मुंह से कहलवाते हैं कि भभूति ने कितनी कृपा की कि हमको अपना रूपक दिया। हमारे अनुरोध पर उन्होंने अपना रूपक की पांडुलिपि हमको खेलने के लिए दी है। वो जानते हैं कि बड़े महाकवि हैं भभूति और बहुत बड़े पंडितों के घराने से आए हुए हैं वो, तो उन्होंने अपने रूपक हमको खेलने के लिए दिए। इसके लिए वो उनके प्रति अ, अनुग्रह भावना उनकी बताते हैं, अनुग्रहित हुए ऐसा अपना भाव प्रकट करते हैं। भभूति के नटमंडलियों से बड़े मधुर संबंध रहे, और राजशेखर के भी नटमंडलियों से अच्छे संबंध थे। और नटबटुओं के बदन में अपनी काव्य कंथा के जर्जर हो जाने की संभावना से वे अविचलित लगते हैं। वो कहते हैं कि
हमारे प्रबंध में गुण होगा तो रसिक उसको सराहेंगे, नहीं तो नट बटुओं के बदन में हमारी काव्य कंथा कंथा जीर्ण होती रहे, कोई परवाह की बात नहीं। ब्रूते यः कोऽपि दोषं सुमहदिति सुमतिर्बालरामायणेऽस्मिन् पृष्टव्योऽसौ पठियानिह भणिति गुणो विद्यते वा न वेति। यद्यस्ति स्वस्ति तुभ्यं पठनुरुचिर्विद्धि न षट्प्रबन्धान् मेवं चेत् दीर्घमास्तां नटवटुवदने जर्जरा काव्यकंथा। कोई यदि कहता है कि दोष है इस बाल रामायण में, तो उस पटु व्यक्ति से पूछा जाए कि भणिति के गुण इसमें हैं कि नहीं, ये बताओ। यदि तुमको इसकी भणिति में कुछ गुण दिखाई देते हैं तो इसका अध्ययन करो। हमारे 6 प्रबंध हैं, 4 नाटक और एक काव्य मीमांसा। उसके अतिरिक्त छठा प्रबंध कौन सा था, इस पर विवाद है। हरचरित महाकाव्य उन्होंने लिखा था, ऐसा एक मत है, और एक भुवन कोश उन्होंने ग्रंथ लिखा था, ऐसा एक मत है। लेकिन राजशेखर स्वयं कहते हैं कि 6 प्रबंध मैंने लिखे हैं, 5 प्रबंध उनके सुविदित हैं। और आपकी रुचि है तो इसको पाठ सुनिए, नहीं तो नाट हमारा नाटक तो नट बटुक तो खेलते ही रहेंगे, यह कहते हैं। तो यह राजशेखर में उनकी पत्नी ने उनके नाटक प्रयोजित करा, यह भी वे सूचित करते हैं। चाहुआण कुल मौरी मालिया राज सेहर कइंद गेहिनी भत्तुणों की मोहंती सुंदरी सा पयुंज इदु मेह मिच्छई। ऐसा कर्पूर मंजरी में उन्होंने सूत्रधार के मुंह से कहलवाया कि उनकी पत्नी चौहान कुल की मौली मालिका स्वयं चाहती है, प्रयोजित करा रही हैं कि यह नाटक खेला जाए। तो लोकप्रिय नाट्यकार अपने समय के वे हैं, और वे लोकनाट्य के गलियारों में अपने नाटक को रमाते हैं, ले जाते हैं, यह हम देखते हैं। यह राजशेखर एक बड़े महाकवि के रूप में अनेक प्रयोग भी करते हैं अपने नाटकों में, और शास्त्र परंपरा से परिचित भी होते हैं, और शास्त्र परंपरा के बाहर आकर के अनेकानेक अन्य परंपराओं का वे अनुवर्तन करते हैं और लोकनाट्यों से जुड़ते हैं। यह बहुत ही रोचक पूरा प्रसंग राजशेखर के नाटकों के अध्ययन करने से हमारे सामने उपस्थित होता है। यहीं पर यह चर्चा समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।